हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो संसद है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, ये शायद तीसरा पार्ट होगा। मैंने क्रम नहीं लगाया है, अभी आज मैं क्रम लगा दूंगी जितने पार्ट अपलोड किए हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे ना, हमें पढ़ना है प्रश्नकाल, शून्यकाल जो भी होता है वो, और संसदीय जो विधेयक होते हैं वो कौन कौन से, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, क्या क्या होता है। उसके बाद ये सब डिटेल से देखेंगे। ये है संसद के प्रमुख प्रस्ताव, देखेंगे अगर जल्दी हो ज़्यादा हुआ तो करेंगे, लेकिन प्रस्ताव आज हुआ तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये जो मेरे पास है ना दिशा बुक है ओल्ड MCQ पेपर की, मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं बताती हूँ। तो ये प्रश्नकाल से प्रश्न आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था अभी 2024 में। इसी शून्यकाल से आया 2023 में। ये वही प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में 2022 में आया था, इसी विधेयक से संबंधित। धन विधेयक, वित्त विधेयक है ना, इसका अंतर बताऊंगी क्योंकि ये EORO एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो प्रश्नकाल कब होता है? 11 से 12, 1 घंटे का ही होता है। शून्यकाल 12 से 1, यानी कि प्रश्नकाल से समाप्त क्या होता है? शून्यकाल, है ना, याद रखना। लैम डक क्या होता है? ये अमेरिकी कांग्रेस से संबंधित है। लोकसभा सदस्यों जो ये लोग जो है ना, लोकसभा सदस्य जो लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, यानी कि उसमें चुनाव यानी कि चुने नहीं जाते, उसी के अमेरिकी कांग्रेस से अनुसार उनको कहते हैं लैम डक। और साइन डाई अगली तिथि घोषित किए बिना सदन का स्थगन होता है, उसे कहते हैं साइन डाई। क्या कहते हैं? साइन डाई। ये सब लोकसभा से और राज्यसभा से संबंधित पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले मैंने लोकसभा के जो अध्यक्ष वगैरह उसका क्रम भी बता दिया है। संसद संबोधन व संसद संदेश भेजने का उपराष्ट्रपति का अधिकार होता है। जो सदन का जो संबोधन होता है ना, उसका संदेश भेजने का जो अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होता है। नई लोकसभा पर और नव वर्ष पर पहला सत्र होता है, वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। और अध्यक्षता कौन करता है पता है? और संबोधन ये करते हैं, जबकि जो भी बुलाते हैं ना उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसदीय विधेयक 107 अनुच्छेद, विधेयक किसी भी सदन में जो भी विधेयक होगा ना, संसदीय विधेयक होता है ना, 107 में इसका वर्णन है। ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब प्रमुख बिल कौन कौन से? तो साधारण और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, 3 विधेयक हैं। साधारण विधेयक में सार्वजनिक 7 दिन तक नोटिस दिया जाता है। संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। देखो, अब तक कुल 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है। एक तो दहेज प्रतिषेध बिल हुआ था 1962 में, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1974 में, और आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2003 में। अब तक यानी कि 3 बार साधारण विधेयक या संयुक्त बैठक का प्रावधान हो चुका है जो सार्वजनिक से। और निजी में 30 दिन निजी सदस्य के द्वारा जो मंत्री नहीं है उसको दिया जाता है, उसके खिलाफ जो विधेयक वगैरह होता है या उसके अनुसार होता है। धन विधेयक है या नहीं, ये क्या था मैंने बताया, ये साधारण, सार्वजनिक और निजी। जो अपना खुद का निजी होता है, जो निजी संपत्ति है। सार्वजनिक जो सरकार के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी होता है वो होता है। और ये सरकार और राष्ट्र के लिए ये 3 बार विधेयक बिल पारित किया गया है। आतंकवाद विधेयक, बैंकिंग सर्विस कमीशन कह दो या विधेयक कह दो या बिल कह दो, और दहेज प्रतिशोध विधेयक या बिल कह दो, जो भी है, ये 3 अभी तक साधारण रूप से पारित हो चुके हैं। अब है धन विधेयक जो है या नहीं, इसकी संबंध राष्ट्रपति की सहमति से इसकी जानकारी, यानी कि हमें जानकार वो देंगे कि बताएंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। और फैसला जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, है ना। राष्ट्रपति की सहमति देगा, लेकिन फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। केवल लोकसभा में, राज्यसभा मात्र 14 दिन अवरुद्ध, यानी कि ये लोकसभा में ही होगा धन विधेयक। बाकी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा, वो सिर्फ 14 दिन तक अवरोध, इन्हें से संशोधन शक्ति नहीं है, इसके अंदर रोक सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक, जो संयुक्त बैठक नहीं होती, इसके लिए भी बैठक नहीं होती है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। धन विधेयक 110 में इसका वर्णन है। लोकसभा व राज्यसभा सीमित, राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं इसकी, किसके लिए? धन विधेयक के लिए, जो 110 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और ये लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में सीमित शक्ति है और 14 दिन तक ही रोक सकता है, बाद में ये रोक नहीं सकता। इसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। और कौन देंगे? राष्ट्रपति सिग्नेचर करके इसको पारित कर सकते हैं, करते ही हैं। सभी धन विधेयक, इसकी जानकारी, वित्त विधेयक, सभी बिल और धन विधेयक, इन सब की जानकारी जो होती है वो 110 अनुच्छेद में है। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में,
राष्ट्रपति प्लस लोकसभा साधारण विधेयक जैसा ही होता है। ये क्या? वित्त विधेयक। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। विनियोग विधेयक वोटिंग, इसमें भी अनुमति नहीं है और इसका वर्णन है वो 114 अनुच्छेद में। किसका? विनियोग विधेयक। आपको अनुच्छेद दे दिए जाएंगे, उसको मिलान करना होगा। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि धन विधेयक 110 में और लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा के पास इसकी ज़्यादातर शक्तियाँ नहीं हैं। वित्तीय विधेयक 117 में राष्ट्रपति और लोकसभा होते हैं इसके अंदर भी, यानी कि वो ज़्यादातर इनका ही हिस्सा है। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास 123 अनुच्छेद में। विनियोग विधेयक 114 में, इसमें भी वोटिंग की, ये साधारण विधेयक ही है। वित्तीय विधेयक कैसा है? साधारण विधेयक जैसा ही होता है। और अधिनियम पर सरकार संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती। विनियोग विधेयक होता है ना, उसके लिए जो पैसा लगता है ना, वो सरकार अपनी संचित निधि से पैसा नहीं ले सकती। वोटिंग समय कैट मेंशन कहते हैं उसे, नीति कटौती, अनुदान घटाकर 1 रुपये की मांग है, यानी कि उसको घटा दिया जाता है। ये इकोनॉमी का पार्ट है, मुझे इतना नहीं आता है। आर्थिक कटौती, प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना। टोकन कटौती 100 रुपये की कटौती की अनुमति, 100 रुपये जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना, उसी के अंदर से ये कटौती की जाती है। विधेयक पर सहमति क्या होती है ये बताया धन विधेयक मैंने। तो इसको वीटो शक्ति नेगेटिव है, विधेयकों की सहमति। पूर्ण आंतरिक वीटो, बिल क्या निरस्त, निलंबित वीटो, वीटो को वापस करना होता है। वीटो है ना निलंबित होता है। जेबी पॉकेट वीटो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपके पास जैसे कि ज्ञानी जेल से थे ना राष्ट्रपति, तो उन्होंने वीटो का शायद उपयोग किया था डाक टिकट पे, तो कुछ प्रक्रिया नहीं दी थी, उन्होंने समेट के अपने जेब में डाल दिया था, इसलिए उसको जेब कुछ ऐसा भी विधेयक नाम पॉकेट वीटो या जेबी पॉकेट वीटो भी कहते हैं। उसके अंदर प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तक वो पद पर रहे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जब वो अपने पद से हट जाएंगे या कोई दूसरी कार्रवाई हो जाएगी तो वो निरस्त हो जाएगा, फिर से वापस से उसको शुरुआत होगी। क्वालिफाई वीटो और भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। और वीटो शक्ति के जहाँ ना निलंबित वीटो, वीटो को वापस करना, जेबी पॉकेट वीटो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। पूर्ण आंतरिक वीटो जिसमें बिल निरस्त हो जाता है, पूरा वीटो है तो वो बिल निरस्त कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन निलंबित वीटो, वीटो को वापस कर सकता है, उसे भी। जेबी पॉकेट जो वीटो होता है ना, उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ज्ञानी जेल सिंह ने डाक टिकट पर संशोधन विधेयक किया था, ये देखो ये लिखा हुआ भी है। और संबंधित संशोधन यानी कि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को वीटो शक्ति इसमें भी नहीं है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें राष्ट्रपति के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है। तो संसद के प्रमुख प्रस्ताव कौन कौन से हैं, तो इन प्रस्तावों को नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम प्रस्ताव भी देख ही लेते हैं। शॉर्ट नोट से याद रखना, डिटेल से नहीं है। मूल प्रस्ताव समय में पूर्ण स्वतंत्र, किसी पर भी निर्भर नहीं, जिसे कहते हैं मूल प्रस्ताव। और उदाहरण स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, जो भी होता है वो खुद ही करती है संसद। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में। कम से कम 50 विपक्ष सदस्यों का समर्थन, कारण बताने की आवश्यकता भी नहीं होती है। वापस पारित होने पर सरकार का त्यागपत्र होगा। तो क्या लोकसभा भंग हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी तो त्यागपत्र ही होगा। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था 1963 में। किसके खिलाफ? नेहरू के खिलाफ, और ये भी पारित नहीं हुआ था। अभी लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वो भी पारित नहीं हुआ। और कब लाया था? 2025 में लाया था, याद रखना। अब तक कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। अभी 27 के साथ ये 28वां भी शामिल हो जाएगा। अभी मुझे करंट में नहीं है, ये साल भर पहले, यानी कि साल भर पहले की नोट से है ना। सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। अभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज़्यादातर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सरकार ही यही रही थी, जनता में किसकी रही थी? कांग्रेस रही थी, तो इन्हीं के खिलाफ ही होंगे। अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर, ये विश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव था, अभी मैंने पढ़ा, इससे केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। पारित होने पर सरकार का त्यागपत्र होगा, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जब लाया जाता है तो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। और ये अविश्वास प्रस्ताव है, ये सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर लाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है, तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी? बीजेपी सरकार लाएगी। किसके कहने पे? राष्ट्रपति के कहने पे, निर्देश पर। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए, यानी कि लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए लाई जाएगी। निंदा प्रस्ताव सदन की अनुमति, इसमें भी अनुमति आवश्यक नहीं है। प्रस्ताव का कारण बताना आवश्यक है। किसके अंदर? निंदा प्रस्ताव में।
एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी सरकार का त्यागपत्र नहीं होगा। एक मंत्री लाओ चाहे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के लाओ, लेकिन इसमें सरकार का त्यागपत्र नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, लोकसभा के मुद्दे पर करा के लिए ध्यान आकर्षण के लिए कम से कम 50 सदस्यों, एक मिनट है ना, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा के मुद्दे पर होगा तो लोकसभा से ही होंगे। सरकार त्यागपत्र नहीं, किंतु कार्यप्रणाली का जो प्रश्न होता है वो होता है कि आपने कार्य क्या किया है। ये क्या होगा, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। आपने कार्यप्रणाली का जो प्रश्न वगैरह है वो किस मंत्री पूछेंगे, अपनी सरकार से, जो वर्तमान में लोग जो महत्व मुद्दे वगैरह होते हैं, आपने कार्य कितना किया है, आपने वो कार्य नहीं किया, हमने जितनी भी योजना लाई, आपने योजना लाई वो लागू नहीं है या है, उसके लिए आप प्रश्न पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संसद की प्रमुख संसदीय समितियां पढ़ेंगे। ये प्रश्न आया था, संसद में प्रश्नकाल की समाप्ति एवं सामान्य कार्य प्रारंभ होने के बीच समय को क्या कहते हैं। प्रश्नकाल की समाप्ति और कार्य प्रारंभ होने के समय को शून्यकाल कहते हैं, जो 11 से 12 बजे तक चलता है शून्यकाल। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया था। अगर शून्यकाल आप देखोगे तो यह 12 बजे की ठीक शून्यकाल, यह 12 बजे से ठीक बाद और जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल कब आता है, मैंने कहा प्रश्नकाल 11 से 12 बजे आता है, शून्यकाल 12 से 1 है। मैंने यही बोला था या 11 से 12 बोला, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन शून्यकाल है ना, शून्यकाल है ये 12 से 1 बजे है, जबकि प्रश्न कब पूछ सकते हो 11 से 12 तक, तो ये शून्यकाल है। और 12 बजे के ठीक बाद जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, आरंभ होता है, यह 1 घंटे तक चलता है। इसे सदन में के नियमित कार्य के कार्रवाई के साथ साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य में समय को शून्यकाल कहा जाता है। जो नियमित कार्य के कार्यक्रम किया जाता है, दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, यह 1962 से जारी है। शून्यकाल के अंतर्गत विविध कार्रवाई आती, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव आते हैं ना, वो शून्यकाल के अंदर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकिक और अतारांकिक दोनों पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के समय में, और ये होता है 11 से 12 बजे का समय। तो ये प्रश्नकाल की जो वर्णन है वो है। आजकल न्यू प्रश्न आरपीएससी ने अपना टेंडर चेंज कर दिया, याद रखना। सदन में प्रश्नकाल के पश्चात जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। अब प्रश्नकाल के बाद जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तारांकिक। ये IAS में आया था, यह आया है CET 2023 में। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल कहाँ से है, यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। कौन सा काल कह रहे हैं, ये शून्यकाल। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद ही, प्रश्नकाल जब समाप्त होता है ना। यह किसी विधेयक पर चर्चा 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित है। बजट पर चर्चा करने के लिए आवंटित विशिष्ट समय प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच में, जब समय सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। तो इसका अंदर राइट आंसर है 1, यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न आया सेकंड ग्रेड, है ना, 2023 में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब नहीं को याद रखना, है ना। धन विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकार निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय का उपबंध करता है। धन विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिवर्तन, विनिमय का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने विनिमय उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अपेक्षा का उपबंध करता है। इसके अंदर क्या बोला पता है आपको, नहीं बोला है, तो नहीं को याद रखना आप। क्या कर, विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकार या निकाय स्थानीय परियोजनाओं के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, ये स्थानीय के लिए नहीं है, ये राज्य सरकार है, कह सकते हो। विधेयक जो राज्य धन उधार लेने, क्योंकि धन उधार लेता है ना धन विधेयक में वगैरह, विनिमय को उपबंध करता है। राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि का अभिरक्षा का उत्बंध है। अभिरक्षा यानी कि राज्य की संचित निधि से पैसे नहीं लिए जाते, इसलिए अब इसकी रक्षा है के रूप में इन्होंने कहा है, आप इसको याद रखना। और अनुच्छेद 199 में इसका वर्णन है। 199(2) में कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्माने या अन्य
अन्य धनीय शास्त्रियों या हस्तियों लिखना था को अधिरोपण या अथवा अनुव्यक्तियों के लिए ये फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उसके संदाय का बंद करता हूँ। यह कारण अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय परियोजनाओं के लिए किसी कर के अधिरोपण उत्पादन फिर परिहार परिवर्तन विनिमय का बंद करता है। स्थानीय लोगों के लिए नहीं है। संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 110(3) में और 110(4) के तहत लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चित अंतिम होता है तथा जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में पारित और विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में पारित किया गया है। जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्तावित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। तो इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास है। तो ये आप देख सकते हो 111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109, ये भी अनुच्छेद ज़्यादा याद रखना, परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा में भेजने का समय प्रस्तावित देंगे तो वो है लोकसभा अध्यक्ष को ही है। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये JLO में आया था। कौन किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये हमने भी पढ़ा। वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो 75 दिनों के बाद। EORO 2022 में आया था। धन विधेयक 109 पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 117 में। धन विधेयक में सिर्फ 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, जो 110 अनुच्छेद है उसके अंदर। वित्त विधेयक में 110 में निर्दिष्ट विषय और कुछ अन्य विषय भी आते हैं वित्त विधेयक में। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता और 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर भी इसको भी नहीं किया जा सकता, जिन वित्त विधेयक वगैरह, और उसको राज्यसभा में भी यहाँ भी नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, नहीं किया जाता है, वरन सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मैंने कहा ना, जेबी वीटो पावर है उसके पास, ज्ञानी जेल सिंह वाला। वह उस समय उस अनुमति देने के लिए बाध्य है। 14 दिन के बीच में उसने अनुमति दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो उसको अनुमति देनी ही होगी, वो बाध्य होगा। वित्त विधेयक को उपराष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को लौटा सकता है, जबकि धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। याद रखना, 111 के तहत वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जबकि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब मैं लास्ट प्रश्न करूंगी, जो आया था IAS 2023 में। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ कौन से कथन? जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा कर सकती है, न कि लोकसभा, है ना। लोकसभा में नहीं होगा जो धन विधेयक होता है। लोकसभा में कौन सा होता है? धन विधेयक होता है। और उसके पास क्या है? 14 दिन तक अगर आपने कर दिया पारित तो ठीक है, नहीं किया तो वो आपको बाध्य होगा। 14 दिन के बाद आपको उसको पारित करना ही होगा। किसको? धन विधेयक को। जबकि राज्यसभा, अभी हमने पढ़ा है ना वित्त विधेयक को, इसलिए तो ये तो राइट है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। जब लोकसभा राज्य में, यह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती। ये गलत है। लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं, धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा ही नहीं जाता है। इनकी जो धन विधेयक है ना, उसको लोकसभा में ही पारित किया जाता है।
कोई पारित नहीं कर सकती है, नहीं उसे स्वीकार करना नहीं करना राज्यसभा के हित में, राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है। किसके? धन विधेयक के रूप में। धन विधेयक राज्यसभा में पारित भेजा ही नहीं जाता, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही होता है, तो ये गलत हो गया। लोकसभा व राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, जबकि संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्या बुलाई जा सकती है? आवश्यक नहीं है, सिर्फ बुलाई जा सकती है, जरूरी नहीं है। जबकि इसमें बैठक का प्रावधान भी नहीं है। किसके? धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती या प्रावधान भी नहीं है, ये भी याद रखना। तो ये भी बैठक सिर्फ बुलाई यानी कि अनिवार्य नहीं है, बुलाई जा सकती है, आवश्यक नहीं है। ये कह रहे हैं अनिवार्य नहीं है। अगर हो सके तो आप बुला दो, नहीं हो तो कोई नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थे, ये भी गलत हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ मुझे तो केवल एक ही सही दिखा और यहाँ भी एक ही लिखा हुआ है। बस लोकसभा धन विधेयक राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा विधेयक को असंशोधित अस्वीकृत कर सकती है। किसको? वित्त विधेयक को। तो लोकसभा और राज्यसभा वाला यही एक पॉइंट है वो राइट है, बाकी सभी गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।